तो विशेषता में आ जाएगा, जैसे कुछ विशेषताएं हैं। वाक्य में शब्दों की सार्थक व्यवस्था, ये संरचनात्मक उपागम की पहली सबसे बड़ी विशेषता है कि वाक्य में शब्दों की सार्थक व्यवस्था, यानी कि जो वाक्य होंगे इसमें सार्थक शब्द होंगे, उनके एक क्रम होगा, एक सुनिश्चित होगा वो। संरचना में शब्दों के क्रम की व्यवस्था अर्थ के अनुसार, जो हमने कहा था कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, तो उसके क्रम की उसके शब्दों के क्रम की व्यवस्था अर्थ के अनुसार होती है, यानी जो इसका अर्थ होगा वो उसके शब्द के क्रम पे निर्भर बदल जाता है वो। और है इसकी विशेषता है कि वाक्य में शब्दों का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है, यानी कि आप शब्द का स्थान बदलेंगे वो तो क्या होता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है वो। जैसे कोई उदाहरण लीजिए, अच्छा हाँ, एक हमें ये अभी उदाहरण याद आ रहा है कि सपोज करिए कामा अगर हम लगाते हैं, जो जैसे है कि रोको मत जाने दो, एक आपके पास शब्द है रोको मत जाने दो, यहाँ पे सिंपल है, कोई कामा नहीं है वो। अगर हम रोको के बाद एक कामा लगाते हैं, रोको मत जाने दो, तो देखिए एक कामा लग जाने से अर्थ बिल्कुल अलग हो गया वो। यानी जो पहला था रोको मत जाने दो, तो वो अलग उसका मतलब हो गया। रोको के बाद कामा है, मत जाने दो। और दूसरा हो जाएगा रोको मत, फिर कामा लगा दिए, मत के बाद कामा लगा दिए, जाने दो, यानी कि रोको मत उसे जाने दो। तो वो कह रहा है कि जब हम अर्थ बदलता है, जब हम कुछ इसमें उस संरचना में कुछ बदलाव लाते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है वो। तो ये इसकी विशेषता ये भी है कि प्रत्येक भाषा की संरचना का अन्य भाषाओं से भिन्न होता है, जो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक हिंदी की जो संरचना होगी वो अंग्रेजी की संरचना से अलग होगी। संरचनात्मक उपागम की एक और सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें मौखिक पे बल दिया जाता है, लेखन और पठन पे कम बल दिया जाता है। तो मौखिक पे ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी कि बच्चों को हम बोलने के लिए ज़्यादा करते हैं हम। ये संरचनात्मक उपागम की विशेषता है। अन्य विशेषता में आप बता सकते हैं कि संरचनात्मक उपागम का ज़्यादा प्रयोग हम द्वितीय भाषा को पढ़ाने में करते हैं वो। हम प्रथम भाषा में भी करते हैं, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा को हम द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे ये बात सही है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इंग्लिश की क्लासेस की, इंग्लिश जो स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपसे होता है कि आपसे कहा जाता है कि आप बोलते रहिए, कुछ भी बोलिए। आपको लिखने पे, आपको टेंस पे, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा बल नहीं देते हैं, उसमें कहते हैं कि आप बोलिए, आप गलत बोलिए, सही बोलिए, जो भी बोलना आप बोलते रहिए आप। तो आपको उसको मौखिक पे बल दिया जाता है वो। तो वो संरचनात्मक उपागम विधि से वहाँ पर पढ़ाया जाता है वो। आप कुछ गलत भी बोलते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं किया जाता, हाँ कहते ठीक है बोलते रहिए बोलते रहिए, क्योंकि वो संरचनात्मक उपागम का ये मानना है कि आप जब आसान से आप कठिन की तरफ जाएंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे वो। यानी आप बोलते रहिए कि दिस बैड, दिस पेन, बाद में आप खुद ही इसको सुधार करेंगे, दिस इज़ पेन, दिस इज़ बैड। तो वो कह रहा है कि ये जो संरचनात्मक उपागम है वो द्वितीय भाषा को सिखाने में ज़्यादा बल दिया जाता है, और इसमें मौखिक पर ज़्यादा बल दिया जाता है। लेखन और पठन पे दिया जाता है लेकिन कम दिया जाता है। जैसे आप भाषा सीखने जाएंगे वो तो आप देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में कि वो लिखने पे और पढ़ने पे कम बल देते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस और बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर पे बल नहीं देते हैं। उनका मेन पर्पज़ होता है कि स्पीकिंग। तो इसलिए यही बात कर रहा है कि वो संरचनात्मक उपागम में बोलने पर बल दिया जाता है। और संरचनात्मक उपागम की एक और विशेषता यह है कि इसमें व्याकरण पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है, बच्चों को व्याकरण बल नहीं दिया जाता है। अगर आप स्पीकिंग करने गए, पहले दिन स्पीकिंग कोर्स करने जा रहे हैं और आपको वो मतलब लगे वो ग्रामर बताने हैं इसमें कि नहीं ये गलत है, वो ठीक है, ऐसा नहीं हो, तो आप क्या हो जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि संरचनात्मक उपागम से बच्चों को द्वितीय भाषा सीखने में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और ख़ास तौर से जब छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जो खास इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होते हैं, वहाँ पे देखे होंगे कि आप टीचर कहते हैं नर्सरी से ही या सपोज करिए केजी से ही करते हैं कि इंग्लिश में बोलो,
जो भी कहना है इंग्लिश में करो, चाहे गलत बोलो चाहे सही करो, इंग्लिश में करो, तो वो भी आपका संरचनात्मक उपागम ही है वो। और बच्चों को मौखिक पे ज़्यादा बल देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह उपागम जो है बच्चों के मौखिक पे ज़्यादा बल देता है, लेखन और पठन पे कम देता है। तो कहीं कहीं इसका ये इसकी एक कमी भी है वो, कि यह उपागम लेखन और पठन पे बल जाता है, मौखिक पे ज़्यादा बल देता है। तो ये कुछ हो गया आपकी संरचनात्मक उपागम की विशेषताएं। अगर पूछा जाए कि क्या है, तो आप उन विशेषताओं को आप बता सकते हैं।